नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार 10वीं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अपने YouTube चैनल मंथन पर एक विशेष क्विज श्रृंखला मार्गदर्शन क्विज श्रृंखला को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। यह स्पेशली 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए है। इसमें हम प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक पर 20-20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे। नए नए प्रतिभागी हमारे बीच में होंगे और इस क्विज श्रृंखला के पहले प्रतिभागी के रूप में आज हमारे साथ हैं मनोरंजन कुमार। तो तालियों के साथ स्वागत के साथ साथ शुभकामना देते हैं। आपकी परीक्षा जो 2022 में है उसमें आप बेहतर से बेहतर कर सकें, आपसे परीक्षा बेहतर हो और आप परीक्षा का परिणाम आपके लिए इतना शानदार हो कि उससे आगे का रास्ता, भविष्य का रास्ता प्रशस्त हो, उज्जवल हो। शुभकामनाओं के साथ आपके लिए जो टॉपिक है वह यूरोप में राष्ट्रवाद का 20 प्रश्न पूछेंगे हम। इसमें प्रश्न को ध्यान से सुनने के साथ साथ आप उसके विकल्प को भी सुनेंगे और विकल्प सुनने के बाद ही उत्तर देंगे। तैयार हैं? चलिए, पहला सवाल आपसे है। आपको बताना है यूरोप का एक देश है इटली। जब हम यूरोप के राष्ट्रवाद में देखते होंगे तो इटली के एकीकरण की कहानी हमें पढ़नी है। इटली के एकीकरण में पैगंबर के नाम से, मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लें। इटली के एकीकरण का मसीहा, पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके लिए है गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, मैजिनी, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर सी मैजिनी। मैजिनी बिल्कुल सही शुरुआत। मैजिनी को कहा जाता है, मैजिनी साहब का जो जीवन काल रहा 1805 से 72 ईस्वी तक का रहा, वही काउंट काबूर जिसे कि इटली के एकीकरण में राजनीतिज्ञ के नाम से जाना है। ध्यान में रखना है, मैजिनी को मसीहा या पैगंबर, काउंट काबूर को राजनीतिज्ञ, गैरिबाल्डी को तलवार इटली के एकीकरण का कहा जाता है। गैरिबाल्डी का जीवन 1800 काल जो रहा है 1807 से 1882 का, मैजिनी का 1805 से 1872 का और काउंट काबूर का 1810 से 1861 का। एक जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा, इटली का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? बता सकते हैं? ये प्रश्न ऐसे नहीं है, यूं ही है। इटली का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? 1870 ईस्वी। क्विज का दूसरा प्रश्न आपके लिए है। आपको बताना है इटली के संदर्भ में 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी खास वर्ष रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट की वाटरलू के मैदान में हार भी हुई थी। इटली के संदर्भ में 1815 ईस्वी तक जो इटली की स्थिति बन गई थी, किसने उसके बारे में कहा? इटली भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र बनकर रह गया है। इटली भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र बनकर रह गया है। यानी इटली के संदर्भ में ये कथन उद्गार थे किसके? मैकियावेली, दांते, मेटरनिक और जियोवार्टी। ऑप्शन नंबर सी मैजिनी। मेटरनिक कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने इटली के संदर्भ में कहा था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने कि रह गया है। मिलान और जिनोवा के क्रांतिकारियों की सहायता से, मिलान और जिनोवा के क्रांतिकारियों की सहायता से किसने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मिलान और जिनोवा के जो क्रांतिकारी थे उनको मिलाकर किया गया था। आपको बताना है किसने किया था। ऑप्शन ए जियोवार्टी, ऑप्शन बी काउंट काबूर, ऑप्शन सी गैरिबाल्डी और ऑप्शन डी मैजिनी। ऑप्शन नंबर डी मैजिनी। मैजिनी। अच्छा, ये बताइए मैजिनी का वास्तविक नाम क्या था? जिउसेppe मैज़ी। बिल्कुल
जिसे मैजिनी कहते हैं, पैगंबर और मसीहा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने ही फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। और हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि इसके अलावे यंग इटली, यंग यूरोप की भी स्थापना मैजिनी ने की। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में, वही यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में। परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखेंगे, यंग इटली, यंग यूरोप और फ्रेंड्स ऑफ इटली 1831, 1834, 1851। यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1834 और फ्रेंड्स ऑफ इटली 1851। और तीनों के तीनों किया ज्यूसेपे मैक्सिनी उर्फ मैजिनी ने इसका स्थापना की। अगला सवाल है कार्बोनारी। नाम सुने कार्बोनारी का? कार्बोनरी निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए एक व्यावसायिक संघ, ऑप्शन बी एक शुल्क संघ, ऑप्शन सी गुप्त क्रांतिकारियों का संगठन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी गुप्त क्रांतिकारियों का संगठन। यानी कार्बोनारी जो था वह गुप्त क्रांतिकारियों का संगठन था। कंफर्म है? कहां का था? किस देश का था यार? इटली। इटली का। और मैजिनी भी इसका कभी सदस्य बना था। बहुत बहुत सही उत्तर दिया है आपने और आपको मिलते हैं पूरे 10 अंक। प्रत्येक सही प्रश्न पर 10 अंक। किस राज्य का गठन, जितने मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं विकल्प, उनमें से बताना यह है कि किस राज्य का गठन नेपोलियन के द्वारा किया गया। ट्रांसपोर्टेन, लिगुलियन, सिसिलपाइन। ट्रांसपोर्टेन, लिगुलियन, सिसिलपाइन, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, चारों के तीनों का गठन किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। निम्न में से किसने नौ गुएल्फ आंदोलन के माध्यम से इटली वालों को यह बताने का प्रयास किया, उनके अंदर राष्ट्रवाद का बोध पैदा हो, राष्ट्रवादी बनाने के उद्देश्य से कहा हम एक प्रजाति हैं, हमारे अंदर एक खून है, हमारी भाषा एक है, हमारा धर्म एक है। एक प्रजाति, भाषा, धर्म, खून से इटली वासियों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करने का कार्य किसने किया? ऑप्शन ए दांते, मैकियावेली, जियोवर्टी, मैजिनी। ऑप्शन नंबर सी जियोवर्टी। जियोवर्टी, यानी जियोवर्टी ने नौ गुएल्फ आंदोलन की शुरुआत की। नौ गुएल्फ आंदोलन की शुरुआत जियोवर्टी ने की। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब तक 6 प्रश्नों के 6 सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, गैरिबाल्डी जिसे कि इटली के एकीकरण में तलवार के नाम से जाना जाता है, पेशे से क्या था? ऑप्शन ए पेशे से मोची था। मोची समझते हो ना, जूता पर पॉलिश देने वाले। वकील था, चिकित्सक था, नाविक था। नाविक था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। किसने लाल कुर्ती नामक एक सशस्त्र युवकों का, सशस्त्र युवक समझते हैं, अस्त्र शस्त्र से लैस युवक, सशस्त्र युवकों का एक संगठन बनाया, लाल कुर्ती। लाल कुर्ती नाम से किसने सशस्त्र युवकों का संगठन बनाया? गैरिबाल्डी, मैजिनी, काउंट काबूर, विक्टर एमेनुअल। ऑप्शन नंबर ए गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ने किस वर्ष बनाया था बता सकते हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूं। 1859 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती संगठन की स्थापना की थी। आप सही हैं और इस प्रकार से आपको 8 में से 8 सही उत्तर देने के लिए 80 अंक प्राप्त होते हैं। और अगला सवाल आपसे है, विक्टर इमैनुअल जो सार्डिनिया पिडमोंट का सम्राट था, उसने 1852 ईस्वी में किस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया? सार्डिनिया पिडमोंट के सम्राट विक्टर इमैनुअल ने 1852 ईस्वी में किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया? ऑप्शन ए जियोवर्टी, गैरिबाल्डी, मैजिनी, काउंट काबूर। ऑप्शन नंबर डी काउंट काबूर को, यानी काउंट काबूर प्रधानमंत्री बनाए गए थे सार्डिनिया पिडमोंट के जब सम्राट थे विक्टर इमैनुअल। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मैं आपको जानकारी
उससे पहले 1850 ईस्वी में इनको अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया था और 2 साल बाद ही इनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया विक्टर इमैनुअल के द्वारा। अगला सवाल है आपसे, निम्न में से कौन जर्मनी की मूल प्रजाति थी? जर्मनी की मूल प्रजाति थी नॉर्डिक ट्यूटर, राइक, जुलू, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर नॉर्डिक ट्यूटन। नॉर्डिक ट्यूटन, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। नॉर्डिक ट्यूटन जर्मनी की मूल प्रजाति थी। और अगला सवाल आपसे है, 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने जर्मनी में जीते हुए क्षेत्रों को मिलाकर एक राइन राज्य संघ की स्थापना की थी। राइन राज्य संघ में कुल कितने राज्य सम्मिलित थे? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 39। ऑप्शन नंबर डी 39। 39 राज्य थे। करेक्ट आंसर है। पूरा सही अभी तक आपने कर दिया है 11 के 11 प्रश्नों का। और अगला सवाल आपसे है, जोलवेराइन एक शुल्क संघ था। जोलवेराइन एक शुल्क संघ था। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? जोलवेराइन शुल्क संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1844, 1806, 1834, 1848। 1834। 1834 बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। अब तक 12 के 12 सही उत्तर दिया है। 13वां प्रश्न आपके लिए है, बिस्मार्क जिसे गुप्त संधि का जनक, ब्लड एंड आयरन नीति के देने वाला बिस्मार्क का जन्म वर्ष कब था? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1815, ऑप्शन सी 1804 और ऑप्शन डी 1806। 1815 ईस्वी, जिस वर्ष नेपोलियन को वाटरलू में हार हुई, जिस वर्ष ऑस्ट्रेलिया का चांसलर बना मेटरनिक, तो मेटरनिक जिस वर्ष चांसलर बना ऑस्ट्रेलिया का, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई वाटरलू के मैदान में। मनोरंजन जी कह रहे हैं कि उसी वर्ष जर्मनी की धरती पर जन्म लिया एक बालक ने, जिसने कि आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, जर्मनी का भाग्य विधाता बना। बिल्कुल सही। ब्रेंडेनबर्ग में उनका जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में और 1862 ईस्वी में वो प्रसा के प्रधानमंत्री बने। फिर क्या था, उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 प्रमुख युद्ध लड़े। 1864 ईस्वी में डेनमार्क का युद्ध, 1865 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का युद्ध से युद्ध किया जो सैडोवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है, और फिर फ्रांस से युद्ध किया जिसे सीडान युद्ध के नाम से जाना जाता है 1870 ईस्वी में। और फाइनली 10 मार्च 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ 10 मई 1871 को। और साथ ही जनवरी 1871 में ही सम्राट घोषित कर दिए गए थे। विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया था। ये जर्मनी के एकीकरण में खास भूमिका थी किनकी? बिस्मार्क की। बिस्मार्क को गुप्त संधि का, उसके बाद ब्लड एंड लॉ और रक्त की नीति का जन्मदाता कहा जाता है। स्पष्ट मानना था कि अगर देश का एकीकरण रक्त मांगता हो तो उसके लिए तलवार उठाने से तनिक भी परहेज करना नहीं चाहिए। 21 जनवरी 1793 को, ध्यान से सुनेंगे, 21 जनवरी 1793 को फ्रांस के किस सम्राट को एक विशेष उपकरण गिलोटिन, जिसमें कि सर को नीचे कर दिया जाता था, पैर को ऊपर कर दिया जाता था और गले को, सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। सर को धड़ से अलग कर दिया गया था एक सम्राट का सर, जिस पर कभी मुकुट होते थे, आज धड़ से बाहर काट दिए गए। 21 जनवरी 1793 को आपको बताना है। इस उपकरण का नाम था गिलोटिन। गिलोटिन पर किस सम्राट का सर काटा गया? ऑप्शन ए लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी लुई 16वां करेक्ट आंसर है आपका। जानते होंगे कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है नेपोलियन संहिता द्वारा किस वर्ष फ्रांस में जन्मजात विशेष अधिकार, यानी जन्म के साथ जो अधिकार लोगों को मिलता है
विशेष अधिकार खासकर वो खत्म कर दिया गया। और वहाँ पर जो नाइट वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, वो लोगों को जन्मजात अधिकार था, इसे खत्म कर दिया नेपोलियन ने। नेपोलियन कोड के द्वारा आपको बताना है ऐसा काम नेपोलियन ने किस वर्ष किया। ऑप्शन ए है आपके लिए 1805, बी है 1806, सी है 1808, डी है 1804। ऑप्शन नंबर डी 1804। 1804 में नेपोलियन कोड के द्वारा फ्रांस में जन्मजात अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जन्मजात विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सवाल आपसे है, आपको बताना है मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। मार्सिले, जिसको कभी वहां के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गा गा करके अपने अंदर राष्ट्रीयता के भाव पैदा करते थे, कालांतर में उसे अपने देश का राष्ट्रगान बना दिया गया। आपको बताना है वो कौन सा देश है जिसका राष्ट्रगान मार्सिले है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी में इटली, सी में जर्मनी, डी में ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। फ्रांस करेक्ट आंसर है, फ्रांस का राष्ट्रगान। और किसने कहा, किसने लिखा है जुles वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। जुles वेराइन जो एक शुल्क संघ था, उसके संदर्भ में किसने लिखा कि जुles वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। मैकियावेली, दांते, फ्राइडरिक लिस्ट, इनमें से कोई। ऑप्शन नंबर सी फ्राइडरिक लिस्ट करेक्ट आंसर है आपका। फ्रांस की क्रांति निम्न में से किसकी क्रांति के नाम से जाना जाता है? यानी फ्रांस की क्रांति में किस वर्ग की क्रांति, मूल रूप से किस वर्ग के लोगों ने इस क्रांति को अंजाम दिया? और मध्यम वर्ग, जिसे बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं। बी सर्वहारा वर्ग, बिल्कुल सभी सबसे हारा, शोषित, सर्वदलित। सी व्यावसायिक वर्ग और डी सैन्य वर्ग। ऑप्शन नंबर ए मध्यम वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग के लोग, यानी ये बुर्जुआ वर्ग की क्रांति थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया। आखिरी सवाल आपसे है चतुर राष्ट्र मैत्री योजना। चतुर राष्ट्र मैत्री योजना को प्रस्तुत करने वाला कौन था? जार अलेक्जेंडर प्रथम, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क, मेटरनिक। ऑप्शन नंबर डी मेटरनिक ने चतुर राष्ट्र मैत्री योजना की को मतलब की योजना प्रस्तुत किया। नहीं, बिल्कुल सही उत्तर दिया। और आपके हिस्से में पूरे 200 अंक आते हैं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे अगले दिन, तब हम आपके बीच में होंगे प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।